गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पेज नंबर 8 तक था, और अगर तुम्हें याद हो पेज नंबर 8 के टॉप में एक वर्ड लिखा है टेरर ऑफ बंगाल। इसके लिए मैंने एक नाम बताया था, प्लांट का नाम है वाटर हियासिंथ, जो कि बहुत तेजी से फैलता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आता है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इन्होंने, यू मस्ट हर्ड अबाउट द स्काउट्स ऑफ द वाटर बॉडी। स्काउट्स का मतलब होता है समथिंग विच कॉजेज ग्रेट अनकंफर्ट, ग्रेट सफरिंग, समथिंग causing great suffering is known as scourge, SCOURGE। इसके अलावा एक चीज़ मुझे और बतानी थी, वो ये था कि एक वर्ड हमने यूज़ किया था स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर किसको कहते हैं? स्पोर एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होता है अपनी रिप्रोडक्शन के मेथड को कंटिन्यू करने के लिए या फिर पेरिनेशन के लिए। इसकी एक डेफिनेशन मैं तुम्हें अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर और पेरिनेशन और रिप्रोडक्शन, इन दोनों में से किसी एक काम के लिए होता है। यानी स्पोर का फंक्शन या तो रिप्रोड्यूस करना होगा कि वो सीड्स की तरह काम करेंगे, रिलीज हुए और अप्रोप्रिएट सरफेस को ढूंढा, उस पर सेटल हुए और वहाँ ग्रो करने के लिए, जैसे फंगस के केस में होता है। या फिर पेरिनेशन के लिए होता है। पेरिनेशन शब्द का मतलब होता है एंड्यूरिंग, ENDURING, एंड्यूरिंग हार्श कंडीशन। यानी कि जब उस ऑर्गेनिज्म के पास विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब वो अपने सेल के यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक टफ लेयर यानी कि कोटिंग बना लेगा। उसको भी हम स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसा कई बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। तो ये स्पोर का मुझे बताना कल याद नहीं रहा था, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 8 पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यू होता है जब वो एक स्पेसिफिक ग्रोथ के पैटर्न को या फिर ग्रोथ के पीरियड को क्रॉस कर चुके होते हैं। जब वो एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है यानी कि बर्थ, उसके बाद उसके अंदर स्टार्ट होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्या होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट? ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ग्रोथ का मतलब तो होता है कि सिर्फ ऐसा अरिथमेटिकल इंक्रीज जिसको कि हम मेजर कर सकें लेंथ वाइज, सेल नंबर वाइज या सेल एरिया या वॉल्यूम वाइज। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें कुछ फंक्शनल स्पेशलिटी आ जाती है, उसको यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और जब ये ग्रोथ हो जाती है, ये ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ कहलाती है। इस फेज को जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। जुवेनाइल फेज या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ ग्रो करता है। और उसके बाद आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योर हो चुका है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लगता है। जैसे प्लांट्स का एग्जांपल लें तो प्लांट्स में सब जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है
वैसे तो रिप्रोडक्शन नहीं करने लगता, पहले उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी कि वो प्लांट एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करता है। उसके बाद जब उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तब जाके रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स के अंदर जब तक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होंगे, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं, वो हार्मोनल कंट्रोल में है, ये सारे मैकेनिज्म हार्मोन से के सिक्रीशन से परिचालित होते हैं, तब जाकर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। ह्यूमंस के केस में इस रिप्रोडक्टिव पीरियड या फेज को कहते हैं प्यूबर्टी, और ये एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है। इस पीरियड में फॉर्म होते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स के फॉर्मेशन का ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि रिप्रोडक्टिव फेज एंड नहीं हो जाता, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को कई ऑर्गेनिज्म में सेनेसेंट फेज भी कहा जाता है। सेनेसेंट का मतलब है कि अब उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है। तो अब हम स्टडी करेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सी पेज नंबर 8। अब देखो पेज नंबर 8 पर इन्होंने जुवेनाइल फेज 9 पर जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज के बारे में बताया। अब यहाँ पर इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए। The end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plants to come to flower? ये वाले जो प्लांट्स इन्होंने बताए हैं, ये सब के सब कैसे हैं? ये फसल वाले प्लांट्स हैं, यानी कि साल में इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 1 साल या उससे कम है, इसलिए हम इनको कहते हैं एनुअल्स। ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ पीरियड 1 साल का होता है उनको एनुअल्स कहते हैं, यानी कि वो 1 साल में ही पैदा भी हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं और मर भी जाते हैं। दूसरे होते हैं बाइएनियल्स, यानी कि जिनका लाइफ ड्यूरेशन होता है 2 साल का। इसके अलावा एक होते हैं जिनको हम कहते हैं पेरेनियल्स, यानी कि ये सदाबहार होते हैं, ये सालों साल जीवित रहते हैं, जैसे कि हमारे ट्रीज। तो ये 3 अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। अब ये वाले जो एनुअल्स होते हैं, इनका लाइफ ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का है। इसका मतलब इनमें जुवेनाइल फेज भी सबसे छोटा होगा, इनमें रिप्रोडक्टिव फेज भी सबसे छोटा होगा, और पेरेनियल्स में ये दोनों ही चीज सबसे बड़ी होंगी। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर करते हैं, कि जैसे बसंत का मौसम आएगा तभी फूल खिलेंगे, या फिर कोई और पर्टिकुलर सीजन आएगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर साल उनमें जुवेनाइल फेज आता है। उनमें बर्थ के समय के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, इसके बाद यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ, और इसके बाद जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब यहाँ पर फ्लावरिंग पहली बार होगी, यानी कि पहले साल। इसके बाद जब ये 1 साल बीतेगा और अगले साल फिर ये सीजन आएगा तब फिर से फ्लावरिंग होगी, फिर 1 साल बीता, फिर अगले साल फिर फ्लावरिंग होगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा कि जब तक कि वो प्लांट मर नहीं जाता। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी जानवर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल भर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। तो जानवर 2 तरह के हो गए, एक तो है पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और एक वो जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड नहीं करते, उनको कहते हैं नॉन सीजनल ब्रीडर। पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड नहीं करेंगे, इसके एग्जांपल्स हैं काफ़ी सारे।
देखो सीजनल ब्रीडर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया है कैट्स एंड डॉग्स, एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। और नॉन सीजनल ब्रीडर्स के सबसे अच्छे एग्जांपल हैं ह्यूमंस। इन ब्रीडर्स में अलग अलग तरह की साइकिल्स ऑपरेट होती हैं, जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स में ऑपरेट होने वाली जो साइकिल है उसका नाम इन्होंने बुक में दिया है ऑयस्ट्रस साइकिल। यानी कि उनके अंदर ये जो साइक्लिकल चेंज आते हैं कि पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेगी, वो इस पर्टिकुलर साइकिल की वजह से, जिसको हम ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और ये ऑयस्ट्रस साइकिल एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है ऑयस्ट्रोजेन, इसको कई बुक्स में एस्ट्रोजेन भी लिखा हुआ है। और ये जो नॉन सीजनल ब्रीडर्स हैं ह्यूमंस, इसमें जो साइकिल चलती है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब वो साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें कि हार्मोन्स के इंटरवेंशन की वजह से ओवरी यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में साइक्लिकल चेंजेस आएंगे हर 28 दिन बाद। 28 दिन वैसे वो ह्यूमंस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। यानी कि हर एक सर्टेन पीरियड के बाद एक ऐसा साइक्लिकल चेंज आएगा जिसकी वजह से गैमीट प्रोड्यूस होगा, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पेज 9 पर देखो। पेज 9 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, ये वाले पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में थोड़े नीचे आओगे तो तुम्हें दिखेगा a few plants exhibit unusual flowering phenomenon, some of them such as the bamboo species flowers once in their lifetime, generally after 50 to 100 years। तो इस तरह के प्लांट्स में एग्जाम्पल वो ये पूछते हैं एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ फेस है या जुवेनाइल फेस वो काफ़ी लंबा है। अब देखो ये वाला जो प्लांट है जिसका नाम है बेम्बू प्लांट, तो बेम्बू प्लांट इतना 50 से 100 साल ले रहा है फ्लावरिंग करने के लिए, इसका मतलब उसका वेजिटेटिव फेस भी काफ़ी लंबा है, 50 से 100 साल लंबा है। इसके बाद एक और प्लांट का एग्जांपल दिया है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि बेम्बू, और दूसरा एग्जांपल स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, और हिंदी में पैकेट में लिखा नील कुरंजी, नील कुरंजी। यहाँ पर मैंने हिंदी वाला नाम लिखा है लेकिन तुम सबको इंग्लिश वाला नाम याद करना है। ये साइंटिफिक नेम, इस साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। इसकी विशेषता क्या है, इसमें हर 12 साल में फ्लावरिंग होती है, ये पीरियड यानी कि 12 साल बाद फ्लावरिंग आएगी। इन्होंने इसका लिखा है कि इस प्लांट में फ्लावरिंग आई थी 2006 में, तो 2006 के 12 साल बाद यानी कि 2018 में भी फ्लावरिंग आई। ये फ्लावर्स उगते कहाँ हैं, इसका नाम है नील कुरंजी। नील मतलब ब्लू, और ब्लू फ्लावर्स उगते हैं नीलगिरी फॉरेस्ट में, नीलगिरी फॉरेस्ट या नीलगिरी माउंटेन्स। तमिलनाडु में ना एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नीलगिरी है, तो वहाँ की माउंटेन्स पर पाए जाते हैं ये फ्लावर्स। हर 12 साल के बाद वहाँ पर जब ये खिलते हैं पूरे एरिया में तो नीले रंग की एक चादर से बिछ जाती है, तो इसको कहते हैं नील कुरंजी या फिर स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना फ्लावरिंग। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर इटैलिक्स में क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 9 पर, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ह्यूमन बींग्स में आने वाले चेंजेस वही चेंजेस हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले जो कि प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं। तो ह्यूमन मेल में जो चेंजेस हैं या ह्यूमन फीमेल में जो चेंजेस हैं वो सब इंडिकेटिव हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब देखो अगले पैराग्राफ में लिखा है अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इट इज अ सीजनल फेनोमेनन लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। तो ये अलग अलग जानवरों के इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए और इसका साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने दिया है दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। That we grow old is something that we recognize, but what is meant by growing old?
द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, वो मैंने अभी यहाँ पर टेबल बनाकर बताया था कि जिस समय एक ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाता है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन फीमेल्स में देखें तो एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि अब एग का प्रोडक्शन नहीं होगा। और ह्यूमन मेल्स में भी हालांकि ज़ीरो नहीं होता कि स्पर्म प्रोडक्शन ज़ीरो हो गया, लेकिन तब हम ये देखते हैं कि स्पर्म का जो काउंट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव के जो प्रोसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। देखो पेज नंबर 10 पर सेकेंड लाइन में, these are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ। और डेथ तो क्या है, वो एक शाश्वत सत्य है। अब देखो कॉन्कोमिटेंट जो वर्ड लिखा है सेकेंड लाइन में, कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है नेचुरली एसोसिएटेड, यानी कि प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बूढ़े होंगे सारे मेटाबॉलिक चेंजेस स्लो डाउन होते जाएंगे, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे इन्होंने एक टॉपिक दिया है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स यानी कि स्टेप्स कौन कौन से होंगे, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। Events in sexual reproduction। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स या फिर इवेंट्स क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल होता है उस सेल का नाम है गैमेट्स। पहले गैमेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। गैमीट का मतलब होता है सिंगल सेल विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, सिंगल सेल हैप्लॉइड इन नेचर विच फ्यूज टू फॉर्म हैप्लॉइड सिंगल सेल विच फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, उसको हम कहेंगे गैमीट। और गैमीट को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको कहते हैं मियोसाइट्स। ऐसे हर सेल जो कि गैमीट बनाएंगे उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स। उनको मियोसाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि मियोसिस के थ्रू, मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है, उसके थ्रू गैमीट्स बनते हैं। प्रोसेस का नाम है मियोसिस। जब मियोसाइट्स नाम के सेल में मियोसिस होगा तो गैमीट बनेंगे। अब ये होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल एन, और मियोसाइट्स होते हैं डिप्लॉइड यानी कि 2n। 2n या सिंगल एन या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। डिप्लॉइड या 2n का मतलब होता है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं हर एक सेल डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड होने का मतलब ये कि हर एक सेल में के न्यूक्लियस में 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि क्या है, पेयर्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको क्या कहेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लॉइड होगा उसमें 3 सेट होंगे, जो ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड होगा उसमें 4 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के। तो प्लॉइडी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड है, इसका मतलब इसमें क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। जैसे वहाँ 23 पेयर्स, पेयर का मतलब क्या होता है, 23 × 2, तो यहाँ है 23। तो ये गैमीट और मियोसाइट में फर्क होता है।
जैसे अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म ये गैमीट है, उस गैमीट को बनाने वाले जो मियोसाइट है उसका नाम है स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब अगर बात करें ओवा या यानी कि ओवम की, जो कि एक एग सेल होता है, उसमें जो मियोसाइट है उसको हम कहते हैं oocyte। तो ये तो बात हुई इनकी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला फ्यूजन से पहले के प्रोसेस, दूसरा स्टेप फ्यूजन, और तीसरा होता है फ्यूजन के बाद के स्टेप्स। तो ये फ्यूजन यानी कि गैमीट्स का आपस में फ्यूज होना। अब देखो, फ्यूजन से पहले के जो स्टेप्स हैं उसको तुम्हारी बुक में लिखा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये है हमारा पहला स्टेप। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और गैमीट्स के फ्यूजन से पहले तो ये जरूरी है कि गैमीट्स बने, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट के फॉर्मेशन में हमें ये देखना है कि गैमीट्स क्या एक ही जैसे हैं या अलग अलग तरह के हैं। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि गैमीट्स एक जैसे होते हैं, तो उस तरह के फ्यूजन को हम कहते हैं उस तरह के गैमीट्स को कहते हैं आइसोगैमीट्स, और उस तरह के फ्यूजन को कहेंगे आइसोगैमेटिक फ्यूजन। बिकॉज आइसो का मतलब होता है सेम, गैमीट तो गैमीट है। अब जो गैमीट एक जैसे नहीं होते जिन स्पीशीज में, उन गैमीट्स को कहते हैं एनाइसोगैमीट्स। एनाइसो का मतलब नॉट डिफरेंट। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं तीसरे तरह के गैमीट्स, उनको कहते हैं oogametes। oogametes के केस में गैमीट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। एक मूव कर सकता है फ्लैजेला के थ्रू, एक मूव नहीं कर सकता है। ठीक है। एक की संख्या एक ही है और एक की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का फ्यूजन oogametic कहलाता है। देखो फिगर 1.5 में 1.5 में जो सबसे पहला एग्जांपल है वो एक एल्गा है क्लेडोफोरा, उसका दिया है। यहाँ पर दोनों गैमीट्स जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। और जबकि दूसरा वाला जो एग्जांपल है ये बी वाला फ्यूकस का एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा है हेटेरोगैमीट्स इन फ्यूकस, क्योंकि ये वाला एक छोटा गैमीट है और ये एक बड़ा गैमीट है, इसलिए हेटेरोगैमेटिक है। अब आता है तीसरा, हेटेरोगैमीट्स इन होमो सेपियंस, यानी ह्यूमंस में दिया है। तीसरे वाले केस में ये ह्यूमंस के स्पर्म्स हैं और ये एग है। अब देखो तीसरा वाला जो केस है इसमें तुम ये देखो oogametic में कि मेल जो स्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं और न्यूमरस होते हैं, यानी कि संख्या में बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं और मूव कर सकते हैं। जबकि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को स्टेशनरी भी कहते हैं, सेसाइल भी कहते हैं, स्मॉल, और यहाँ ये गैमीट होता है लार्ज और ये होता है सिंगल। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं स्पर्म्स की और ये विशेषता है एग यानी कि ओवम।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 11। यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड दिया है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी किस तरह से होती है, क्या होती है सेक्सुअलिटी, इसको भी देखते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, देखो अगर किसी स्पीशीज में दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो इस फिनोमेना को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स को यूनिसेक्सुअल भी कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर एक टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक नाम और देते हैं डायोएशियस, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल और डायोएशियस का एक ही मतलब होता है, जिनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनका ठीक ऑपोजिट है बाइसेक्सुअल, यानी कि जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे, दोनों गैमेट्स फॉर्म होंगे, उन ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल कहते हैं। और उनको मोनोशियस भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस आर सेम थिंग, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल आर सेम थिंग। और ये जो बाइसेक्सुअल वर्ड है, एनिमल्स के केस में बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप के गैमेट्स फॉर्म होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, टेस्टिस भी है और ओवरी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फेरेटिमा पोस्टुमा, यानी कि अर्थवॉर्म। देखो ये वाला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 11 पर, जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ लिखा है प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर इन्होंने होमोथेलिक का और हेटेरोथेलिक का एग्जांपल दिया है। होमोथेलिक को लिखा है मोनोशियस। तो एक और टर्म आ गई, होमोथेलिक का मतलब है, होमोथेलिक का भी वही मतलब है जो इन दोनों टर्म का है। यहाँ पर हेटेरोथेलिक का भी वही मतलब है जो कि इन दोनों टर्म का है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और थैलिक वर्ड बना है थैलस से। तो इसका मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग थैलस पाए जाते हैं, मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। इसी तरह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर होमो मीन्स होता है सेम, थैलस मीन्स, थैलिक मीन्स थैलस। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही थैलस पाया जाता है। थैलस का मतलब होता है लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, यहां लिख देते हैं। थैलस का मतलब होता है लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, उसको कहते हैं थैलस। तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक ही थैलस में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे उनको कहेंगे होमोथैलिक, जिनमें अलग अलग में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गन्स पाए जाएंगे उनको कहेंगे हेटेरोथैलिक। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कुछ टर्म्स और दिए, ये डायोशियस मोनोशियस ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद आते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट किसको कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को स्टेमिनेट कहा जाता है जिनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टेमिन, उनको यानी कि मेल पार्ट। और पिस्टिलेट फ्लावर्स वो होते हैं जिनके अंदर पाया जाता है फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल। फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल को एक नाम और देते हैं, उसे कहते हैं कार्पेल, CARPEL, कार्पेल। ठीक है, अब देखो तुम्हारी बुक में एग्जांपल्स भी दिए हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पैराग्राफ के एंड में सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कोकोरबेट्स एंड कोकोनट्स एंड ऑफ डायोशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर formed in staminate and pistillate flowers।
कैमिनेट फ्लावर्स में मेल होंगे और पिस्टियल फ्लावर्स में फीमेल गैमीट्स होंगे। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, इसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का कंसेप्ट दिया वो मैंने बता ही दिया है। हर्माफ्रोडाइट्स का एग्जांपल दिया वो मैंने बता दिया है। और लास्ट लाइन में इन्होंने ये बताया कि कॉकरोच जो होता है वो एक यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है। अब आते हैं हम आगे, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्होंने मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बारे में, हैप्लॉइड कंसेप्ट, डिप्लॉइड कंसेप्ट, मियोसाइट्स, इन सब के बारे में बताया। ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता चुकी। अब देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है गैमीट ट्रांसफ़र। और गैमीट ट्रांसफ़र हम करेंगे